Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रिया हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन जिसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण, गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, और चीज़ें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पादप जल से संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ऑन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ये होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। हम विसरण और परासरण के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। विसरण और परासरण की परिभाषा देखेंगे और कहाँ पे ये होता है इसका एग्जाम्पल सहित हम देखेंगे, ठीक है। विसरण और परासरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण को और परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ये अंग्रेजी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप इसे याद रखें, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा लिख के आता है डिफ्यूजन क्या होता है करके, या फिर जो ऑस्मोसिस कहाँ होता है, कब होता है, कैसा होता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं। वो दोनों शब्दों में आ सकते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। आजकल जो इंग्लिश वाला जो पैटर्न चला है वो उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में नाम आप याद रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये जाता है। जो डिफ्यूजन वाली कंडीशन होती है उसमें, यानी इसमें कौन कौन मूव कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस से मूव कर सकते हैं कि किसकी ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इसका गमन होता है, ठीक है। कम सांद्रता से अधिक की ओर, ये याद रहे। डिफ्यूजन में अधिक से कम की ओर होगा और ऑस्मोसिस में कम से अधिक की ओर होगा। किसी एक में आप याद रख लीजिए, या डिफ्यूजन को याद रख लीजिए तो उसका अपोजिट ऑस्मोसिस हो जाएगा, या फिर ऑस्मोसिस को याद रख लीजिए उसका अपोजिट डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। दो में से एक को याद रख लीजिए तो उसका विपरीत जो होगा वो दूसरा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यहाँ पे गमन होता है। किसका गमन होता है, विलयन का, ठीक है, जल के अणुओं का हम कह सकते हैं। और इसमें मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का, सिर्फ विलायक का, ठीक है। जो विलायक रहेंगे उसी का मूवमेंट होगा। और यहाँ पे डिफ्यूजन में हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस में जो प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे सिलेक्टिव प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। सिलेक्टिव यानी जो सॉल्वेंट हो रहा है उसी का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट यानी विलायक का ही मूवमेंट हो रहा है। आई होप विलायक और विलायक, विलय और विलियन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब केमिस्ट्री वाले लेक्चर की सीरीज हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, विलियन जो कम मात्रा में होता है। जो साधारणता है जो नॉर्मल कंडीशन तो उसमें बता रहा हूँ, जो अधिक मात्रा में होता है, और जो विलय जो कम मात्रा में होता है, और इन दोनों को मिलकर बनता है विलयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे जल और नमक, ठीक है, जल और नमक, तो यहाँ पे जल हो जाएगा ज्यादा मात्रा में हम लेंगे तो ये हो जाएगा विलायक, नमक हो जाएगा क्या, विलय, और इन दोनों का जल और नमक का घोल वो हो जाएगा विलयन, ठीक है। आगे समझ में इतना बताना मुझे जरूरी था, क्योंकि जो लोग भूल गए होंगे या फिर इस प्रकार की चीजें आपको नहीं आती तो आपका रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सिलेक्टिव चीजें हो रही है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीज की आवश्यकता होगी, कुछ चीज की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आवश्यकता होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की सहायता से या किसी झिल्ली की सहायता से ये होती है। तो ये प्रक्रिया में सेल मेम्ब्रेन आवश्यक है और डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन आवश्यक नहीं है। डिफ्यूजन कहाँ पे देख सकते हैं, डिफ्यूजन हम देख सकते हैं रूम फ्रेशनर वगैरह जो यूज करते हैं उसमें। देखो रूम फ्रेशनर में जो डिब्बी वगैरह जो रहेगी या फिर जो भी फ्रेशनर आपका रहेगा उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पैक रहता है, ठीक है। पैक मतलब जैसे मान लीजिए इस बोतल में एक रूम फ्रेशनर मान लीजिए, ठीक है। इस बोतल में रूम फ्रेशनर है और इसको जब खोलेंगे, ठीक, खोलेंगे या स्प्रे मारेंगे इसमें से ऐसा करके फिस करके जो भी स्प्रे मारेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इस फ्रेशनर के अंदर जो खुशबू है वो रूम में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें अधिक सांद्रता है, इसमें इसके अंदर जो रूम फ्रेशनर है, ठीक है, इसमें अधिक सांद्रता है, ये जा रहा है कम वाले रूम में, तो सांद्रता कम है ना, मतलब इसकी सांद्रता कम है जिसकी हम बात कर रहे हैं रूम फ्रेशनर की। रूम फ्रेशनर यदि जाएगा बाहर तो अधिक से कम की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये फैल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, फैल जाएगा पूरे कमरे में, इसी खुशबू आने लगेगी। आगे समझ में, अब जैसे नहाने वगैरह की जो कंडीशन आती है उसमें जब देखते हैं मतलब ठंड वगैरह में, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कम नहाते हैं तो वो यूज़ करते हैं फ्रेशनर का, ठीक है।
और वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब नहीं नहाएंगे तो आपके आसपास वालों को पता चल जाएगा ये इस व्यक्ति नहाया नहीं है, और आपको तो पता नहीं चलेगा, यदि जिस व्यक्ति नहीं नहाया उसको उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आसपास वालों को पता चल जाता है। उससे बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो फ्रेशनर वगैरह आते हैं या फिर जो डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, वो इस कंडीशन में आते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया का उसमें उपयोग होता है, इस कंसेप्ट का वहाँ पे प्रयोग होता है, ताकि वो जो फ्रेशनर वगैरह उसकी खुशबू फैल जाए, ठीक है। तो डिफ्यूजन में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है, ठीक है। आगे समझ में, फ्रेशनर की सहायता समझ गए। अब ऑस्मोसिस की बात करें, परासरण की बात करें, तो ये दो प्रकार से होता है परासरण। ये अलग अलग प्रकार से हम इसको समझेंगे, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। हिंदी में से बोलेंगे हिंदी में से बोलेंगे बहिर्परासरण और अंतःपरासरण, ठीक है। एंडो वो बोलेंगे अंतः, और एक्स को बोलेंगे बहिर, ठीक है। एक्स ऑस्मोसिस बहिर्परासरण, और अंधा नहीं सॉरी अंतः, माफ करना, अंतःपरासरण एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये होगी चीजें। और यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ परिभाषा दी गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने या गमन करने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन या गति क्या कहलाता है, परासरण। विसरण में देखें तो किसी पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे जब ऑस्मोसिस की बात चल रही थी तो हमने यहाँ पे देखा विलयन की बात हो रही है, यहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ में क्या आ सकता है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस के कण विसरण में अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ या कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले भाग में गति करते हैं, ठीक है। उच्च से निम्न में, उच्च से निम्न में, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक ही संभव है जब तक उपलब्ध स्थान में उस पदार्थ के कणों की संख्या समान रूप से न फैल जाए। रूम फ्रेशनर का एग्जांपल याद कीजिए, रूम फ्रेशनर तब तक फैलेगा जब तक उस रूम में उतनी खुशबू न आ जाए, ठीक है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है जो जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह एकमात्र माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके बारे में दिए गए हैं। और आगे चीजें हम देखते हैं, परासरण के प्रकार, ठीक है। परासरण के प्रकार हम देख लेते हैं। पहला है बहिर्परासरण और दूसरा है अंतःपरासरण, ठीक है। बहिर्परासरण में यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रख दिया जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक हो, ठीक है। मान लीजिए कोई कोशिका, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोई कोशिका है, इसको ऐसे विलयन में रख दिया जाए, ये कोई पात्र लिए हमने, ऐसे विलयन में रख दिए जिसकी सांद्रता किससे अधिक है, इसकी कोशिका की सांद्रता से अधिक है। इसकी कम सांद्रता है और इसकी अधिक सांद्रता है, ठीक है। समझना ध्यान से यहाँ पे, इसकी कम सांद्रता है कोशिका की और ये विलयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है। तो उस कोशिका से पानी बाहर अधिक सांद्रता वाले विलयन में आ जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। उदाहरण के लिए नमक के घोल में किशमिश का सिकुड़ना, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे होती है, नमक के घोल में किस्म के सिकुड़ना। या फिर एक एग्जांपल और है यहाँ पे, एक कोशिका को मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अंगूर, ठीक है, अंगूर ग्रेप्स ले रहे हैं, और यहाँ पे अधिक सांद्रता वाले यानी थोड़ा मीठा पानी वहाँ पर ले दे रहे हैं, मीठा पानी वहाँ पर रख रहे हैं, मतलब इसकी सांद्रता अधिक है, किसकी, जो विलयन ले रहे हैं, जो हमने जो लिए विलयन, वो उसमें यानी शक्कर वगैरह मिली है तो वो मीठा हो गया। तो ये जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है और अंगूर की सांद्रता कम है। तो यहाँ पे देखना होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि जो अंगूर है, अंगूर से अंगूर से जो जिसमें नमी रहेगी, जिसमें जल रहेगा, वो आ जाएगा इसमें, ये सोख लेगा कौन, ये जो अधिक सांद्रता वाला जो विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परासरण हो रहा है, ठीक है, ये जो परासरण में क्या हो रहा है, फिर से याद करो, कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन, ठीक है। कम से अधिक की ओर गमन हो रहा है, ठीक है, समझ गए, कम से अधिक की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सांद्रता वो कम है, यानी अंगूर की सांद्रता कम है, विलयन की सांद्रता अधिक है, तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर का जो जल रहेगा वो परासरित हो जाएगा उसमें, यानी अधिक सांद्रता वाले इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा बहिर्परासरण, यानी अंगूर से बाहर की ओर जा रहा है, अंगूर से बाहर की ओर, यानी किसी कोशिका से बाहर की ओर जा रहा है, तो होगा बहिर्परासरण, ठीक है। बहिर्परासरण आप ऐसा याद रखते, किसी के अंदर से बाहर जा रहा है तो होगा बहिर्परासरण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहिर्परासरण में क्या होगा। और
अब है अंतःपरासरण एंडोऑस्मोसिस। ये क्या होता है? यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रख दी जाए जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम हो, इस विलयन का विलायक कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ये कहने का मतलब क्या है? ये देखिए, मान लीजिए ये कोई विलयन हमने लिए है जो है जल, ठीक है, जो जल लिए यहाँ पे, तो जल में हमने यहाँ पे लिए क्या, एक चीज लिए किशमिश, ठीक है, कोशिका लिए यहाँ पे, कोई कोशिका की बात कर रहा है तो हमने कोशिका उतक बोल रहे हैं तो हमने यहाँ पे ले ली किशमिश, ठीक है, किशमिश हमने ले लिए। तो ये हुआ यहाँ पे कि जब इसमें डालेंगे तो ये सूखी हुई रहती है, मतलब सिकुड़ी हुई रहती है, सूखी नहीं, सिकुड़ी हुई रहती है। जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे होगा क्या, अंतःपरासरण। कैसे होगा? ये देखो, ये है, इसकी सांद्रता है कम और इसमें सांद्रता हो जाएगी अधिक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कम सांद्रता वाला किसकी ओर गमन करेगा, अधिक सांद्रता वाले की ओर। तो ये जो जल रहेगा, जल कहाँ पे चला जाएगा, किसके अंदर चला जाएगा किशमिश के अंदर, और ये किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। और ये फूलने कंडीशन को हम जीव द्रव विकुंचन भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, प्लाज्मोलिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये उसका उदाहरण है, ठीक है, अंतःपरासरण का। यानी अंतः मतलब उसके अंदर जाना, कोशिका के अंदर जा रहा है, जो दूसरा वाला जो है, ठीक है, दूसरा वाला यानी जो कम सांद्रता वाला जो विलयन है किसके अंदर जा रहा है, विलयन का जो विलायक है, विलयन का विलायक कोशिका में प्रवेश कर जा रहा है, ठीक है। कोशिका में विलायक क्या कर रहा है, कोशिका में प्रवेश कर जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या देखे थे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोशिका का कोशिका कह रहा है, कोशिका के अंदर जो विलयन का विलायक है वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका फूल जाती है, ठीक है, स्वेलनेस में आती है, यानी स्वेला हो जाती है, यानी फूल जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है अंतःपरासरण, ठीक है। समान जल में किस्मों के फूल जाने, इसका उदाहरण हम देखे, और इसे डीप्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे, प्लाज्मोलिसिस की वाली कंडीशन, ठीक है। परासरण का महत्व हम देख लेते हैं। परासरण, पौधों में परासरण क्यों इंपॉर्टेंट है? पौधे भूमि से जल का अवशोषण अपने मूल रोमों की सहायता से परासरण द्वारा करते हैं। किसको द्वारा करते हैं? पौधे जो है भूमि से जल का अवशोषण करेंगे तो अपने मूल रोमों की सहायता से परासरण द्वारा ही करेंगे, ठीक है। परासरण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। अगला है पादप कोशिकाओं की स्फीति अवस्था यानी टर्जिडिटी, परासरण द्वारा जल अवशोषण के कारण ही बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो स्फीति अवस्था रहती है वो कैसे रहती है, तो ये कोशिका के अंदर जो रहता है मामला, जो जीव द्रव रहता है, ठीक है, जीव द्रव जो रहेगा, ये द्रव है, और ये बाहर फिर ये भित्ति है, ठीक है, बाहर ये भित्ति, ठीक है, भित्ति है बाहर वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीव द्रव इसमें प्रेशर लगाएगा, किसमें, भित्ति में, ठीक है, भित्ति में प्रेशर लगाएगा। ये वाली कंडीशन होगी क्या, स्फीति अवस्था, ठीक है। इससे होता क्या है, होता ये है, क्योंकि इससे होता है कि जो पत्तियां मुरझाती नहीं है, ठीक है, जो शाखाएं मुरझाती नहीं है, इस प्रकार की कंडीशन, इससे फायदा ये होता है, जो स्फीति वाली कंडीशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये द्रव है, ठीक है, जीव द्रव है, वो बाहर की ओर मतलब प्रेशर लगाएगा, बाहर की ओर गमन के लिए प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये स्फीति अवस्था परासरण द्वारा जल अवशोषण के कारण ही बनी रहती है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती है। और एक चीज और देख लो, जो परासरण है दाब है, और स्फीति दाब, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी, ठीक है, विलायक के अणुओं की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की गति रोकने के लिए आरोपित आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। जो दाब रोकता है, ठीक है, कम से अधिक की ओर जो जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो दाब, जो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से इसमें जो इसको रोकने के लिए जो दाब लगेगा वो होगा परासरण दाब। वास्तव में परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा, क्या, द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा जो अधिक सांद्रता वाले विलयन में उत्पन्न होता है। इसमें जो उत्पन्न होगा, इस वाले विलयन में जो उत्पन्न होगा उसके बराबर ही होगा। स्फीति दाब क्या है? स्फीति दाब यानी टर्जर प्रेशर, टीपी इसको बोलते हैं। कोशिका द्रव द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब स्फीति कहलाता है। कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब, ठीक है, कोशिका द्रव द्वारा कहाँ पर डाला गया, ये भित्ति है, ठीक है, कोशिका द्रव द्वारा कोशिका भित्ति में डाला गया दाब क्या कहलाएगा, स्फीति दाब, ठीक है। ये कोशिका भित्ति में डाला गया दाब जिससे पत्ती वगैरह सुकड़ती नहीं है, ये सारे कंडीशन हमने बताए हैं। और यहाँ पे देखो, भित्ति दाब भी होता है, वॉल प्रेशर भी होता है, WP होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण, जब कोशिका भित्ति दृढ़ होगी, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, कोशिका भित्ति यहाँ पे दृढ़ है, कोशिका भित्ति दृढ़ है, तो इसके कारण स्फीति दाब के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, स्फीति दाब के बराबर जितना ये दाब बाहर लग रहा है उसी के विपरीत दिशा में उतना ही दाब अंदर की ओर लगेगा,
किसकी ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, जो जीवद्रव पर लगेगा, जीवद्रव पर जो लगेगा, ये जो दाब लगेगा उसको बोलते हैं भित्ति दाब, भित्ति दाब, ठीक है, भित्ति दाब, भित्ति दाब, ठीक है, जो भित्ति दाब अंदर की ओर लगाएगी उसको बोलेंगे भित्ति दाब। तो ये दोनों दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पौधों में परागण का महत्व और देख लेते हैं हम। पादप कोशिकाओं में जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना, जल का विभिन्न अंगों में वितरण परागण द्वारा ही संभव होता है। रंध्रों यानी जो छिद्र रहते हैं उसके खुलने की क्रिया में द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल का स्फीति अवस्था में आना आवश्यक होता है। ऐसा परागण द्वारा ही संभव होता है, ठीक है। तो ये परागण का महत्व ये इस प्रकार है। और परागण के दो महत्व और देख लेते हैं। उच्च परागणीय सांद्रता वाले पौधों में हिमकारी ताप यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर तथा निर्जलीकरण के प्रति प्रतिरोध बढ़ाता है, यानी जो निर्जलीकरण होता है यानी पानी की कमी रहती है, पानी की कमी होता है निर्जलीकरण से, तो पानी की कमी के प्रति प्रतिरोध बढ़ाता है, यानी पानी की कमी को नहीं होने देता है, पानी की कमी होने की मात्रा को कम करता है, ठीक है, यानी पानी की मात्रा उसमें ज्यादा करेगा, ये कहने का मतलब इसका सीधी भाषा में ये है। फलों तथा बीजाणुधानियों के तेजी से फटने में परागण की प्रक्रिया है वो सहायता यहाँ पे करती है, ठीक है। तो ये इसके महत्व है परागण के, पौधों में परागण का महत्व हमने यहाँ पे देखा। अगला है विलयनों के प्रकार, हम देख लेते टाइप्स ऑफ विलयन। अति परागणी विलयन, अल्प परागणी विलयन और समपरागणी विलयन, ठीक है। ये क्या होगा, अति परागणी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता उसमें उपस्थित कोशिका के विलय सांद्रता से अधिक है, ठीक है, ये विलयन है, इसकी कम है, और विलयन कह रहा है ये पात्र है, ये कोशिका है, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो ये हो जाएगा अति परागणी विलयन, ठीक है, ये हो जाएगा अति परागणी विलयन। और दूसरी कंडीशन में ये दिया गया है कि ये विलयन है और ये कोशिका है, कोशिका और कोशिका की जो सांद्रता है वो अधिक है, ठीक है। इस प्रकार के विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में तुलना में कम होती है, एवं परागण दाब कोशिकीय विलयन की तुलना में कम होता है, ठीक है। जो इसमें जो कम रहेगा ये अधिक है, किसमें, कोशिका में अधिक रहेगा, और इसमें जो रहेगा जो विलयन है उसमें कम सांद्रता पर रहेगी, ठीक है। तो कम से अधिक की और ये गमन वाली कंडीशन बनेगी वहाँ पे, तो ये अधिक तो ये क्या हो जाएगा, अल्प परागणी विलयन। ये जो विलयन जो ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं, अल्प परागणी विलयन, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तीसरा समपरागणी विलयन, ठीक है, इस प्रकार के विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होती है, दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर है, कोशिका उसका रस भी उसकी सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी, जो विलयन ले रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समपरागणी विलयन, ठीक है। अगला टॉपिक है जीव द्रव कुंचन एवं जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, ये कंडीशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, किस प्रकार से बनती है यहाँ पे। जब पादप कोशिका को अति परागणी विलयन में डुबोया जाता है, अति परागणी विलयन मतलब हमने यहाँ पे देखा अभी, अति परागणी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता उसमें उपस्थित कोशिका के विलयन की सांद्रता अधिक है, तब उसे क्या कहेंगे, अति परागणी विलयन कहेंगे। तो ऐसा विलयन जो अति परागणी है, तो अति परागणी विलयन में डुबोया जाता है तब बहिर्परागण के कारण एक्सोमोसिस के माध्यम से जल के अणु कोशिका से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कैसे आते हैं, कोशिका से निकलकर बाहर, ये देखिए मान लीजिए ये कोई कोशिका है, यहाँ पे ये एक पात्र की सहायता से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये है क्या, अति परागणी विलयन, ठीक है, अति परागणी विलयन ये है, और ये है क्या, एक कोशिका, ठीक है। तो कोशिका में इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है, अति परागणी में सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इसके माध्यम से क्या होगा, जल के अणु कोशिका से निकलकर बाहर आ जाएंगे। इसमें कोशिका अंदर जो जल के अणु रहेंगे, कोशिका अंदर जो जल के अणु रहेंगे, कोशिका के अंदर जो यहाँ पे जल के अणु रहेंगे वो किससे निकल कर बाहर आएंगे, कोशिका से निकल कर बाहर आएंगे, इसमें अति परागणी विलयन में, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या होगी, बाहर आ गई, तो जिससे क्या होगा, कोशिका द्रव संकुचित होकर गोलाकार हो जाता है, बाहर आ गया, ठीक है, उससे चीजें बाहर निकल गई तो संकुचित होकर क्या है, गोलाकार हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम जीव द्रव कुंचन कहते हैं, यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे, देखो जो डिब्बाबंद भोजन रहता है या फिर इस प्रकार की चीजें अचार वगैरह रहते हैं, उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। अब आप बोलोगे किस प्रकार यूज होता है, यहाँ पे समझिए, जैसे जो रसगुल्ला वगैरह रहता है, ठीक है, उसमें जब रसगुल्ला वगैरह को ज़्यादा देर तक उसको मतलब अच्छा रखना होता है, फिर वो खराब ना हो, इस प्रकार से कंडीशन जब बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे देखो,
ये रसगुल्ला है, ठीक है, इसमें होती चाशनी भी होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे इसमें प्लाज्मोलिसिस वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे, ताकि ये फॉलो करते भी हैं ताकि ये अधिक समय तक खाने योग्य बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये कि ये चाशनी रहेगी, चाशनी की सांद्रता यहाँ पे अधिक कर दी जाएगी, इसको अति परासरी विलयन इसको बना दिया जाएगा चाशनी को, ठीक है। इसकी चाशनी की सांद्रता बहुत अधिक कर दी जाएगी, ठीक है। चाशनी की सांद्रता कैसे कर दी जाएगी, बहुत अधिक कर दी जाएगी, और इसकी सांद्रता कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी जो सांद्रता रहेगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा, कम से अधिक की ओर यहाँ पे जाएगी ये, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कम से अधिक की ओर ये गमित होगी, ठीक है। कम से अधिक की ओर ये गमित होगी, इसमें बहिर्परासरण होगा, ठीक है। कम से अधिक की ओर ये गमित होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो भी नमी वगैरह रहेगी वो आ जाएगी इसमें बाहर, ठीक है। और ये बाहर आ गई तो जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें अटैक करने वाला रहेंगे, उनको मॉइस्चर की कमी होगी, और इस कारण वे उपापचय प्रक्रिया वगैरह नहीं कर पाएंगे, एनर्जी वगैरह वहाँ पर नहीं बन पाएगी, तो इसमें ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यदि इन्हें अटैक कर भी दिए तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खराब नहीं होगा, ये क्या होगा, खराब नहीं होगा, तो ये ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कंडीशन जो प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो की जाती है। भोज्य पदार्थों में ज़्यादातर हम देखते हैं जो डब्बा बंद चीज़ें रहती है उसमें, और जो अचार वगैरह देखे होंगे आपने, अचार वगैरह में जो मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा कर देते हैं, तो उस प्रकार से चीज़ें जो सांद्रता अधिक हो जाती है, फिर जो यहाँ से जो कंडीशन बनती है कि कैसे कंडीशन बनती है, अधिक हो गई तो वहाँ पे क्या, ये इस प्रकार की कंडीशन बनेगी कि उसमें मॉइस्चर की मात्रा यहाँ पे कम रहेगी, तो कम रहेगी तो यहाँ पे अटैक वगैरह कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये अचार वगैरह और जो डब्बा बंद चीज़, जो अन्य प्रकार की चीज़ रहती है उसमें ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, यानी जीव द्रव कुंचन यानी प्लाज्मोलिसिस यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, जब भी आपने देखा होगा कि रसगुल्ला वगैरह जो दुकान रहती है वहाँ पे यदि आप बोलेंगे उसको कि हमको तुरंत खाना है, तो वो तुरंत के लिए आपको दे देगा, लेकिन जब आप बोलेंगे कि हमको लेकर जाना है, कहीं और ले आना है ज़्यादा टाइम तक के लिए, तो वो क्या कंडीशन फॉलो करता है, वो ज़्यादा चाशनी वाली कंडीशन वो देता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, प्लाज्मोलिसिस कंडीशन हो, और ये इस प्रकार जो बैक्टीरिया वगैरह उसमें अटैक करे तो वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। आगे समझ में, जीव द्रव कुंचन यानी जो प्लाज्मोलिसिस है, इसी के उल्टा होता है जीव द्रव विकुंचन। यदि कुंचित जीव द्रव कोशिका को पुनः कम सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं, तब वह अंतः परासरण के माध्यम से विसंकुचित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को जीव द्रव विकुंचन कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसी की विपरीत प्रक्रिया होगी तो ये क्या कहलाएगी, विसंकुचन या फिर डीप्लाज्मोलिसिस, ये प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये कंडीशन है, दोनों हमने समझा अच्छे से। और देख लेते इसके बारे में, यदि हम केचुए, अर्थवर्म या जोंक लीच पर नमक का छिड़काव करते हैं तो वे मर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के बाहर अति परासरणी विलयन होने से शरीर के तरल बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई जो है, या फिर ये मान लीजिए कोई अर्थवर्म है, केचू है, इसमें यदि हम क्या करेंगे, इसमें नमक का छिड़काव करेंगे, ठीक है। नमक का छिड़काव करेंगे तो इसमें क्या होगा, वे मर जाएंगे, नमक छिड़काव करेंगे तो मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके शरीर के बाहर अति परासरणी विलयन होने के कारण शरीर से जो तरल है वो बाहर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर आ जाएंगे तो और उनमें जल की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनमें जल की कमी हो जाएगी, और जिससे वे मर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन होती है। यदि पादप में जल के बिना अधिक उर्वरक डाल दिया जाए तो उनके जड़ों में जीव द्रव कुंचन की वजह से पादपों में बहिर्परासरण हो जाता है, क्या हो जाता है, पादपों में बहिर्परासरण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन जो पादप में जब उर्वरक डालते हैं तो वहां पे होती है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद आई, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी
सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.